हेलो गाइस, वेलकम टू आल्समेट। सो दीज आर द लाइंस जो आप राइटिंग टास्क 2 में एज इट इज़ जो है यूज़ कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि एक आइडिया को प्रेजेंट करना है तो उसको हम स्टार्ट कैसे करें, अगर डिसएडवांटेजेस लिखनी है तो उसको हम स्टार्ट कैसे करें। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना लॉजिकल नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स कि आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। बट द थिंग इज़ कि उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्टिंग लाइन, कुछ ऐसा कैची चाहिए होता है जिससे वो स्टार्ट एक कर सके और इंट्रोड्यूस कर सके कि हम डिसएडवांटेज बताने जा रहे हैं, एडवांटेजेस। तो इस तरह की कुछ लाइंस और भी हेल्पफुल लाइंस हैं इस वीडियो में आगे, जिससे क्या होगा कि बहुत ही क्विक हो जाएगी आपकी राइटिंग। एक आपका जो है किक स्टार्ट मिल जाएगा आपके माइंड को। जब भी आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप इससे टाइम बहुत बचता है और आप कंटिन्यू उसको करते जाते हो बिना सोचे। ठीक है, तो लेट्स सी। जो फर्स्ट लाइन है वो है इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी द इशू ऑफ, आगे टॉपिक का जो नाम होगा, हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट, कि ये डिबेट का इशू बन चुका है। तो इस तरह की लाइन्स इंट्रोडक्शन में आप लिखते होगे तो उसी तरह की लाइन है कि ये डिबेटेबल इशू बन चुका है। डिबेट की जगह आप क्या कह सकते हो, और कॉन्टेंशियस इशू बन चुका है। ठीक है, कॉन्टेंशियस, CONTENTIOUS। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ईजी। डिबेटेबल की जगह कॉन्टेंशियस इशू। देन ये वर्ड लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट मी हैव द ब्रश ऑल्सो। ओके, एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट, एडवोकेट्स क्या हो गए, जो सपोर्टर्स हैं। ठीक है, सपोर्टर्स क्या हो गए, एडवोकेट आर्ग्यू दैट, आगे जो पहली आर्ग्यूमेंट है उसके बाद कॉमा डाल के वाइल द ओपोनेंट्स असर्ट दैट। तो ये चीज़ भी कई बार हमें नहीं पता होती कि जो लोग फेवर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, जो ऑपोजिट है उस चीज़ के, पर्टिकुलर चीज़ के। मान लो हमें जिम जाना चाहिए, एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट जिमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जिमिंग इज अ गुड हैबिट, वाइल ओपोनेंट्स असर्ट दैट इट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर लाइक और हेल्थ। लाइक और भी कोई भी टॉपिक है तो दोनों अलग अलग चीज़, एक चीज़ को लेके अलग अलग व्यूज़ हैं, तो आप एडवोकेट्स और ओपोनेंट्स उसे कह सकते हैं। और एसर्ट का यहाँ पर क्या मतलब होता है, जो एसर्ट है इसका मतलब होता है थिंक दैट। ओपोनेंट्स ये सोचते हैं, थिंक दैट। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल आई हैव, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, फॉर मटेरियल, फॉर आइल्स कोचिंग, फॉर स्पोकन इंग्लिश, एनीथिंग। ओके, जो थर्ड है, इट इज़ एविडेंट दैट एड्रेसिंग दिस इशू रिक्वायर्स अ मल्टी फेसिटेड अप्रोच। अब ये देखो कितनी आई कैची लाइन है। जब भी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे होगा, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, इसके लिए मल्टी फेसिटेड अप्रोच चाहिए आपको। इसका मतलब आपको समझना आए या ना आए, आप फिर भी आपको पता है कि आप ये चीज़ लिख सकते हो। बहुत ही एक एश्योरेंस देती है ये लाइन। मल्टी फेसिटेड का क्या मतलब है यहाँ पर, कि अलग अलग एक ऐसी अप्रोच जहाँ पर हर एक तरफ से मतलब कि स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अब ये जैसे कंसर्टेड एफर्ट्स भी हम कहते हैं, कोलैब मतलब कि कंबाइंड एफर्ट्स है ना, कंबाइंड एफर्ट्स की जगह हम कंसर्टेड एफर्ट्स कह सकते हैं। CONCERTED साथ में आप नोट कर सकते हैं। कंसर्टेड एफर्ट्स मतलब मिले जुले एफर्ट सबके चाहिए। ऐसे ही मल्टी फेसिटेड अप्रोच मतलब कि जिसके अलग अलग हर तरह, हर फेस मतलब कि जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के या एक पार्टी के काम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देन फोर्थ वन इज फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव द रैमिफिकेशंस ऑफ दिस आर प्रफाउंड। अब यहाँ पर ये लाइन किसके लिए हो गई, आपने जब डिसएडवांटेजेस को इंट्रोड्यूस करना है। रेमिफिकेशंस क्या हो गई, हर एक लाइन में देख सकते हैं आप, एक वोकैबुलरी वर्ड आपको मिल जाएगा। रेमिफिकेशन का क्या मतलब है, डिसएडवांटेज प्रोफाउंड है मतलब बहुत सारी हैं। फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो सोशल परस्पेक्टिव वाली है। तो नॉर्मली सारी जो ज़्यादातर डिसएडवांटेज आप क्या देते हो, सोसाइटी को लेकर देते हो आप। ठीक है ना, वो एक पर्सन को जो डिसएडवांटेज होगा वो पूरी सोसाइटी को वो होगा ही। ठीक है ना, क्योंकि सबको वो चीज़ जो है सबके। तो जब भी आपको जैसे सोसाइटी की बात करें तो आप ये मत को कि इसको कम्युनिटी को इसका डिसएडवांटेज है, सोसाइटी को है। इसकी बजाय क्या एक अल्टरनेटिव आ गया, आपने आगे ये लाइन आगे आपने लगा देनी है, ये चिपका देनी है, फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। जहाँ आपने ये लिख दिया इसका मतलब आप सोसाइटी की बात करो बस। फर्दर मोर फिफ्थ वाला जो है आपका, सॉरी, फर्दर मोर द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टॉपिक कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अब यहाँ पर एथिकल इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर भी अगेन आप सोसाइटी की बात करो तो ये फिफ्थ वाला भी आपने ध्यान से यूज़ करना है। पर्सनल डिसएडवांटेज नहीं कह रहे, जैसे अगर ओबेसिटी, फास्ट फूड खाने से जो है ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है, तो यहाँ पर एथिकल कुछ नहीं है, एथिकल इम्प्लीकेशंस नहीं कह सकते। लेकिन अब जैसे क्राइम वाला ऐसे है जहाँ पर पूरी सोसाइटी की बात हो रही है, एथिकल इम्प्लीकेशंस वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एथिकल इम्प्लीकेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इम्प्लीकेशन मतलब जो एथिकल रिजल्ट आएंगे।
Then sixth is in analyzing potential solutions one must consider both social long term and short term effects. अब ये कितनी अच्छी लाइन है, और ये देखो ये कोई नहीं यूज करके आएगा, अगर आप लिखोगे आप ही लिखोगे उसको, तो बहुत ही आई की अच्छी है। इन एनालाइजिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस, कि जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन का बीपीएम स्टार्ट करें तो देखो कितनी डिफरेंट लाइन है, कोई नहीं यूज करेगा ये। सॉल्यूशंस को जब हम एनालाइज करें तो हमें हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट्स देखने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे देंगे, कि लॉन्ग टर्म में ये जो हमारा सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म में इस तरह से मतलब हेल्प करेगा, और शॉर्ट टर्म में यानी जल्दी जल्दी जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। अगर ऐसा कोई आपके पास सॉल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन सेवंथ इज एजुकेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस एंड फोस्टरिंग चेंज रिगार्डिंग। आगे टॉपिक यानी मतलब जिस भी प्रॉब्लम, जैसे क्राइम है तो जिस भी चीज़ में एजुकेशन रोल प्ले कर सकती है, वहाँ पे आपने कहना है उस टॉपिक का नेम रिगार्डिंग के साथ आपने लिख देना। एजुकेशन रोल प्ले करती है इस चीज़ के लिए अवेयरनेस रेज करने में और इस चीज़ में चेंज लाने में, रिगार्डिंग के बाद किसी भी चीज़ की जिसकी भी बात हो रही है। देन एट इज कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर इज एसेंशियल इन टैकलिंग दिस टॉपिक। टेंथ इज कल्चरल एटीट्यूड्स आर एंड सोसाइटल नॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ। अगेन टॉपिक का नेम, अब इसका मीनिंग क्या है, कि जो कल्चरल एटीट्यूड यानी कि जो सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज, सोशल रूल्स जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, वो भी बहुत जो है इस चीज़ पर, इस प्रॉब्लम पर जो है असर डालते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करना चाहते हो, कैन इग्नोर इट, अगर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। टेंथ इज अल्टीमेटली अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव्स इज नेसेसरी टू इफेक्टिवली एड्रेस द टॉपिक। यहाँ स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, कि जो भी इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिन जिन पर भी इस टॉपिक का असर पड़ता है, जिन जिन जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं, वो उसका नाम यहाँ पर क्या है, स्टेक होल्डर्स। तो ये एक अच्छी लाइन है, बैलेंस्ड अप्रोच जो सबको ध्यान में रखे, जो सबके पर्सपेक्टिव्स को, मतलब जो सारे जितने भी स्टेक होल्डर पार्टीज जुड़ी हैं उन सबके पर्सपेक्टिव, सबके सोच को, सबके हितों को ध्यान में रखे, वो जो है अप्रोच ज़रूरी है, ठीक है, वैसी अप्रोच जरूरी है। तो लाइन कंक्लूजन में या सोल्यूशन वाले बॉडी पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन लेट मी नो इफ यू नीड एनी सच लाइन्स ऑन एनी टॉपिक, जिस लाइक बहुत सारे टॉपिक्स पर आई हैव प्रिपेयर्ड द मटेरियल, तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर फॉर दैट मटेरियल। Along with that, if you want coaching on any of the modules, you can let me know, ठीक है, on any of the modules, and for spoken English also, and please like this video so that it reaches maximum audience. Thank you.